नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में अब लोकसभा जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही बड़े दिलचस्प मोड़ सामने आ रहे हैं। राजस्थान के शेखावाटी इलाके में, कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले इस इलाके में, राजनीति का केंद्र माने जाने वाले इस इलाके में अब कांग्रेस पार्टी ने घुटने टेक दिए हैं। यूं कहना चाहिए कि इंडिया अलायंस के साथ समझौता कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इसी शेखावाटी इलाके से आते हैं, सीकर जिले से आते हैं, और उस सीकर जिले की लोकसभा सीट इस समय कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में जाने से पहले ही एक तरह से हार मान चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने ये हार मानी है, या वाकई में कांग्रेस पार्टी की रणनीति के तहत सीपीआईएम को ये टिकट देने से कांग्रेस को कोई फायदा हो सकता है। आज बीजेपी जिस आक्रामक अंदाज में राजस्थान और देश में चुनाव लड़ रही है, ऐसे में राजस्थान के शेखावाटी इलाके में लोकसभा के उम्मीदवार बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती के सामने कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होना और सीपीआईएम का कैंडिडेट होने का मतलब क्या है, समझेंगे अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी, प्रवक्ता बीजेपी के, अनुश्री कांग्रेस पार्टी से, श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी, भरतपुर से वरिष्ठ पत्रकार, राजेंद्र मधुकर जी, राजनीतिक विश्लेषक सीकर से, और अमरा राम जी, नेता सीपीआईएम के हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत कृष्ण कुमार जानू जी आपसे करना चाहेंगे। कांग्रेस की ये रणनीति आपके लिए किस तरह की साबित होगी? मीना जी, सीकर में कांग्रेस अगर एक बार के महादेव सिंह खंडेला को छोड़ दिया जाए तो लगातार चुनाव हारती रही है। 2 बार बाबाजी से हारी है, उससे पहले सुभाष जी जीतते रहे हैं। शेखावाटी अंचल में सीकर में कांग्रेस जो है वो कॉमरेडों की शरण में जाकर के अपने वजूद को खत्म कर रही है, इस बात से इनकार नहीं है। और जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपनी लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस को भी अपने अध्यक्ष को उतारना चाहिए था, गंभीरता प्रकट होती। लेकिन कांग्रेस का चुनाव से पूर्व, चुनाव से पलायन इस बात का संकेत है कि कांग्रेस राजस्थान में सिंसियरली अपोजिशन की भूमिका नहीं निभा करके औपचारिकता कर रही है, इस बात से इनकार नहीं। ऑडियो नहीं आ रहा। राजेंद्र मधुकर जी, कांग्रेस के इस कदम का सीकर में क्या रिएक्शन है? निश्चित रूप से शेखावाटी गढ़ माना जाता है और सीकर जो है निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस कोई बहुत कमजोर नहीं रही है, लेकिन जिस तरह से सीपीआईएम को टिकट दी है, अमरा राम को टिकट दी है, इससे जो कांग्रेस है वो स्वयं ही रुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी तो अति उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस रुष्ट है क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के गुरु माने जाने वाले नारायण सिंह स्वयं नहीं चाह रहे थे कि अमरा राम यहाँ से उनको गठबंधन में टिकट दी जाए, क्योंकि 2008 में अमरा राम ने दिग्गज नेता नारायण सिंह को परास्त किया था और स्वयं जो धोध में परशुराम मोड़ दिया है, वो नहीं चाहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जो है कम्युनिस्टों को ये टिकट दे। एक तरह से देखा जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा ने ये जो चाल खेली है वो इसी में फंस गए खुद ही। एक बड़ा कारण ये माना जाता है लक्ष्मणगढ़, धोध, दातारामगढ़ यहाँ पर कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट में तो स्फूर्ति आएगी, लेकिन कांग्रेस में अभी निराशा के भाव पैदा है और उनमें ये लगता है कि क्या आपने यानी कोई किसान खेती करने से पहले, हल जोतने से पहले ही ये मान ले कि पशु चर जाएंगे, ये भाव यहाँ प्रकट हो रहे हैं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा स्वयं करते हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो परास्त हो जाऊंगा। और सीताराम लांबा और महादेव सिंह, यानी सीताराम लांबा जो कि युवा बोर्ड के अध्यक्ष रहे, उनको टिकट नहीं दिलाना चाहते थे। वो ये मान रहे थे कि अगर टिकट दे दी गई तो ये बड़ा नेता बन सकता है। महादेव सिंह स्वयं इस बार उनकी रुचि नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सीकर भाजपाई बहुत ही प्रसन्नित है। जी, तो इसका मतलब सीकर जिले में कांग्रेस पार्टी, राकेश वशिष्ठ जी, अपना अध्यक्ष के लिए ये किस तरह का संदेश है कि पार्टी के अध्यक्ष ने अपने गृह जिले की सीट पर ही समझौता कर लिया है? देखिए मीना जी, सीकर क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का
अगर हम देखें पुराना इतिहास, तो ये तो जाहिर है कि यहाँ कांग्रेस संसदीय क्षेत्र के लिहाज से कभी ज्यादा सशक्त नहीं रही, क्योंकि 2 बार बलराम जाखड़ यहाँ से चुनाव जी, बाहर से उनको बुलाने पड़े, उन्होंने आके चुनाव लड़ा, क्योंकि यहाँ की लीडरशिप, यहाँ की कांग्रेस अपना लीडर डेवलप नहीं कर पाई सीकर के अंदर कि यहाँ के व्यक्ति को किसी को चुनाव लड़े। वैसे देखें तो महादेव सिंह खंडेला एक बार चुनाव जीते हैं यहाँ से, और उससे पहले डॉक्टर हरि सिंह एक बार चुनाव जीते हैं। बाकी का बीजेपी का ही यहाँ बोलबाला रहा है। 1977 में जगदीश प्रसाद माथुर यहाँ से चुनाव जीते हैं, वो बेसिकली बीजेपी के ही थे। आपके 3 बार आपके सुभाष महरिया चुनाव जीते हैं, 2 बार से सुमेधानंद जी चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जब अब जहां बात आती है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सीकर जिले के केवल 2 विधानसभा क्षेत्रों में ही प्रभाव है। उसका आप उन्होंने सीट इनको छोड़ दी, तो कांग्रेस को वो और जिलों में क्या दे पाएगी, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राजस्थान के अन्य जिलों में ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को कहीं लाभ पहुंचा पाए। दूसरी बात, इस सीकर जिले के ही आपके डोटासरा जी है और पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये उनके लिए बड़ी कमजोर साबित करने वाली बात है कि अपने जिले में भी ऐसे किसी कैंडिडेट को, चाहे उनके अंदरूनी कारण रहे हो राजनीति के, चाहे आपसी टकराव रहा हो, कि वो नहीं खड़ा कर पाए कि कांग्रेस की तरफ से कोई अपना कैंडिडेट खड़ा कर सके। अब स्थिति और उजागर हो रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है इस समय। उनको इस कोशिश इस बात की है जितनी सीट मिल जाए ठीक है, 1, 2, 3, 4, वहाँ भाजपा इस बात की कोशिश कर रही है कि वो आपके मेरिट में आने के लिए जो जिस तरह से विद्यार्थी कोशिश करता है कि अधिक से अधिक रणनीति बनाने की, अधिक से अधिक तैयारी करने की, भाजपा उस ओर अग्रसर है और इसका अच्छा प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाएगा। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, गोविंद सिंह डोटासरा के लिए ये फैसला मजबूरी रहा होगा या उन्होंने ये फैसला चयन किया होगा? देखिए मीना जी, उन्होंने जानबूझ करके ये फैसला कराया है कि कोई नया जाट नेता यहाँ खड़ा नहीं हो जाए उनके मुकाबले का। इसलिए सीताराम लांबा निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। वो राहुल गांधी के नजदीक भी रहे, वहां से अशोक गहलोत के जमाने में यूथ उसके बने थे अध्यक्ष, वहीं से देखिएगा उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। सबसे पहले चौंकाने वाला नाम था यूथ कांग्रेस के, तो पता नहीं कहाँ से कैसे आ गए, तो पता पड़ा तो ये तो राष्ट्रीय स्तर पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जिस प्रकार से। तो देखिए वो चुनाव लड़ना चाहते थे, गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे। वो देखिए नया संभाग बना सीकर, और नीम का थाना नया जिला बनने के बावजूद भी अब कांग्रेस अधिकृत रूप से अपने उम्मीदवार की बजाय समझौते में चली गई और अमराराम धोत को यहाँ से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना पूरी है ही, जिस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतार रही है वायनाड में। अब यहाँ पर समझौता कर रही है कांग्रेस, वहां पर क्या पता कैसी स्थिति बन रही है। देखिए राहुल कस्बा के आने के बाद चूरू में स्थिति थोड़ी ठीक बनी है। अब राहुल कस्बा कितने डैमेज करेंगे झांझड़िया को, क्योंकि देवेंद्र सिंह झांझड़िया राजनीति से तो आते नहीं है, और जब राजनीति से आते नहीं है तो वो नए हैं, उनको अब भाजपा के लोग किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जितने वोट मिलेंगे वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे अलग बात है। लेकिन जिस तरह से राहुल कस्बा मैदान में जाकर के बोल रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे आ जाए, और जिस प्रकार से सतीश पूनिया को यहाँ से विदा करके भेज दिया गया हरियाणा की राजनीति करिए जाकर के, यहाँ तो आपको टिकट विकेट मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब राजेंद्र राठौड़ को भी इस बार टिकट मिलने की मेरे को संभावना लगती नहीं है। तो देखिएगा जिस प्रकार से झुंझुनू और चूरू में कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक है, जैसे पहले लड़ी जाती थी और इस बार की स्थिति में अंतर है। और मैं मान के चलता हूँ सीकर में यदि गोविंद सिंह डोटासरा खुद चुनाव लड़ते तो स्थिति ठीक हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर आपने ठीक ठाक स्थिति रखी है। शेखावती ऐसा इलाका है जहां कांग्रेस खुशहाल हुई है, बाकी जगह तो कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है। या पूरे राजस्थान में चले जाए तो धौलपुर की तरफ स्थिति ठीक थी, बाकी जगह तो स्थिति बांसवाड़ा में ठीक थी। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ये देखना चाहते थे कि मेरे मुकाबले का कोई नया व्यक्ति पार्टी में खड़ा नहीं हो जाए। इसलिए देखिएगा पिछले दिनों जिस प्रकार से समझौता नहीं होने से पहले ही
अमराराम ने कांग्रेस के नेताओं से आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया था कि चुनाव में लड़ रहा हूँ, मुझे मेरे भाग्य का फैसला, अगर आप मेरे साथ रहोगे। तो लोग भी कह रहे हैं कि भाई वो दिल्ली जाने के बजाय राजस्थान में ज्यादा संघर्ष करते रहे। अब देखिए कितना क्या होगा। ये तो जानू जी की पार्टी ने जिस तरह से उतारा है जिस व्यक्ति को, उनके खिलाफ माहौल जरूर है। देखिए सुभाष मौर्य भी खुश नहीं है, बाकी के लोग भी उनसे खुश नहीं है। जिस प्रकार से लगना चाहिए था, उनके आरोप है कि वो तो ज्यादा घूमते फिरते नहीं है, जैसे आम व्यक्ति की तरह नहीं रह पा रहे। तो अब वो कितने सफल होंगे नहीं होंगे बात अलग है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल देखिएगा, ये तो गोविंद सिंह डोटासरा ने ये तो निश्चित कर लिया कि मेरे क्षेत्र में जीतेगा तो भी ठीक है, नहीं जीतेगा तो भी कुछ दिक्कत नहीं। कांग्रेस के ऊपर उसका प्रभाव और सीधे तौर पर उनकी इसका मतलब ये हुआ श्याम सुंदर शर्मा जी कि गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्ष के रूप में बात सुनी जा रही है, मानी जा रही है, और वो इस बात को मनवाने में कामयाब हुए हैं कि सीकर जिले में शेखावाटी में कोई दूसरा जाट लीडर तैयार ना हो। एक अपने व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी के अध्यक्ष का एक इलाके में एक लीडर को तैयार नहीं करना, दूसरी लीडरशिप को तैयार नहीं करना, क्या संदेश इसका गया है राजेंद्र मधुकर जी शेखावाटी में, खास करके सीकर जिले में? निश्चित रूप से न केवल यहाँ के नेता बल्कि जो मूल कांग्रेसी है वो भी रुष्ट है। देखिए जिस तरह से अमराराम को प्रस्तुत किया है, अमराराम ने धोध में कांग्रेस को खत्म कर दिया था। 93, 98, 2003 के 3 चुनाव लगातार दिग्गज नेता रामदेव सिंह महरिया को परास्त किया। कांग्रेस मतलब दिग्गज नेता माने जाते थे। दूसरे दिग्गज नेता नारायण सिंह जो कि दातारामगढ़ से चुनाव लड़ते थे, 7 बार के विधायक रहे, 2008 को परास्त किया। यानी कम्युनिस्ट कांग्रेस से धोध में लड़ रहे हैं, दातारामगढ़ में लड़ रहे हैं। और अब तो महादेव सिंह जिनको टिकट नहीं दी गई है वो भी रुचि नहीं दिखाएंगे। कुल मिलाकर के 3 दिग्गज नेता है वो कभी प्रयास नहीं करेंगे कि कांग्रेस बने, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा बड़ा एक चेहरा बनकर के आए। हालांकि वो है लेकिन इसका घोर विरोध है। तो अगर सीकर जिले में पार्टी के अध्यक्ष का है विरोध होना शुरू हो जाता है तो इसका रिएक्शन, अनुश्री जी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अनुश्री जी, कांग्रेस पार्टी के वर्कर पर क्या रिएक्शन है? कांग्रेस पार्टी सीकर में समझौते में सीट अमराराम जी को दे रही है। जी देखिए मीना जी, ये अलायंस है, गठबंधन है, तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। समीकरण होते हैं सबके अपने अपने। जी, आपत्ति किसको हो सकती है? सवाल था मेरा तो आपसे कि कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है या आज की मतलब सीकर आपकी पार्टी के अध्यक्ष आते हैं, या फिर ये फैसला सोच समझकर पार्टी का सहमति से लिया गया फैसला है कि भाई इस पर हमें जीत मिलेगी अमराराम जी के साथ, या मजबूरी में लिया गया फैसला कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है? जी देखिए, मजबूरी नहीं है बिल्कुल भी। सोच समझ के राजनीतिक समीकरण बिठा के ये फैसला लिया गया है। पार्टी स्तर के निर्णय है, गठबंधन है हमारा, और हमने अगर निर्णय लिया है तो बिल्कुल सोच समझ के लिया है। जी, निश्चित रूप से सोच समझ कर निर्णय लिया गया है, लेकिन ये सोच समझ कर निर्णय खुशी खुशी के लिया गया है या फिर तकलीफ और परेशानी में लिया गया है? किसको खुशी है, कहाँ गम है? कहीं खुशी कहीं गम। कृष्ण कुमार जानू जी, इसमें कौन सी गैंग खुश हो रही है? कांग्रेस पार्टी का कौन सा पक्ष खुश हो रहा है और कौन सा नाराज हो रहा है? आप भी शेखावाटी से आते हैं, चर्चाएं तो आप तक भी आती। मीना जी, सीकर लोकसभा में 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 0 विधायक था 8 में से, और हम जब लोकसभा के चुनाव में आए, विधानसभा में 0 विधायक 8 में से, और लोकसभा में आए तो हम 3 लाख वोटों से जीते थे। आज वहां पर हमारे 3 विधायक हैं और हम लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं। कांग्रेस जो यहाँ मुख्य विपक्षी दल था वो अपने छोटे भाई कम्युनिस्टों के साथ समर्पण कर रही है। जिले का स्थापित कांग्रेस का नेतृत्व इसे हजम नहीं करेगा और कांग्रेस और कम्युनिस्टों में एक दूसरे के विधानसभा क्षेत्र में जो अस्तित्व की लड़ाई होगी उसका भरपूर लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पिछली बार हम बिना विधायक के 3 लाख से जीते थे, इस बार हमारे 3 विधायक हैं और साथ ही साथ वामपंथियों से नाराज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे कांग्रेसियों की चुप्पी और साइलेंट सपोर्ट हमें मिलेगा। हम 5 लाख से अधिक वोटों से सीकर लोकसभा का चुनाव जीते। जी, ये तो अलग मुद्दा है कि आप कितने मार्जिन से चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, ये तो समय बताएगा।
जनता किसके साथ खड़ी होती है, किसके साथ नहीं होती है। लेकिन आज जनता जो सुन रही है, देख रही है, सोच रही है, समझ रही है, वो क्या है और इसका असर चुनाव में किस तरह से होगा। श्याम शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मीना जी जी बोलिए। कृष्ण कुमार जानवी जी मीना जी, जी मीना जी, जनता की भावना का ही अभिव्यक्ति मैं कर रहा हूं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में पिछली बार जिस पार्टी को 0 विधायक विधानसभा मिला था, 3 मिल चुके हैं। लोकसभा हम पिछली बार भी 3 लाख से जीते थे, इस बार इसीलिए मैंने कहा कि ये तो आप बता चुके कृष्ण कुमार जानू जी, दोबारा उस बात का मतलब नहीं है। और मैंने ये कहा आपकी भावना सम्माननीय है, लेकिन जनता की भावना सर्वोच्च सर्वोपरि है। तो जनता क्या तय करती है। पिछली बार 0 विधायक थे, लेकिन लोकसभा में इतना बड़ा बहुमत मिला। इस बार विधायकों की संख्या ज्यादा है, लेकिन लोकसभा में कितना मिलता है, ये जनता जनार्दन तय करेगी। आपका निश्चित रूप से आपका अपना कैलकुलेशन है, क्लेम है, और करना भी चाहिए। आपकी पार्टी आज बहुमत के साथ है, सत्ता में है, और केंद्र और राज्य दोनों में है, इसलिए आपका अधिकार बनता है। लेकिन सवाल ये है राकेश वशिष्ठ जी, कि इस फैसले से क्या कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और कांग्रेस पार्टी में जो बिखराव है, कांग्रेस पार्टी में जिस ठहराव की कमी है, वो सामने आ गई, या इसे रणनीतिक रूप से लिया हुआ फैसला समझना चाहिए, माना जाना चाहिए, कैलकुलेशन और इक्वेशन के हिसाब से। देखो मीना जी, ये बात पहले भी परिचर्चा में कई बार आई है, और मेरा ये मानना रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कमजोर है, और जो छत्रप है अलग अलग राज्यों के वो मजबूत हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं जैसा उनको चाहता है। केंद्रीय नेतृत्व की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना उसमें इंटरफेरेंस कर सके। अब तक आपके गहलोत साहब की और पायलट साहब की जो आपस में, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है राकेश। हाँ, जो अदावत आपस में सड़क पर आ गई थी, उसका खामियाजा कांग्रेस को काफी उठाना पड़ा था। अब कोर्ट में खाज हो गया। आपकी सरकार जाते ही, विधानसभा के चुनाव होते ही, इनका जो ओएसडी था लोकेश कुमार शर्मा, गहलोत साहब का बड़ा विश्वस्त, उसने ही पहला विस्फोट कर दिया। वो गहलोत साहब के खिलाफ जमकर बोलते हो, अब तक बोलने लगा था। अब एक नया विस्फोट कर दिया बीएल सोनी ने, जो डीजीपी थे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के। उन्होंने आपके इसके पेपर लीक कांड को लेकर के उन्होंने कहा कि 19 में से 17 पेपर लीक हुए, हम इनको आगाह करते रहे, लेकिन इन्होंने कभी, गृह मंत्रालय इनके पास था, इन्होंने कभी इसको कोशिश नहीं की कि वो इसको सुलझाने के, इस मामले को निपटाने की बात करें। ये आपस में एक केंद्रीय नेतृत्व, एक नेता को या शेखावत जी को और एक पायलट को, इनको ही निपटाने के लिए प्रयास करते रहे, और इसका खामियाजा आम जनता को मिला, यहाँ के युवाओं को मिला। अब यही स्थिति अब है। अब स्थिति, अब डोटासरा मैं समझता हूँ ज्यादा पावरफुल हो गए, उनकी इतनी चल रही है कि आपका जो वो कह रहे हैं वही काम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि केंद्र नेतृत्व ने, जो राज्य का नेतृत्व है, उसको इसी बात के लिए छोड़ दिया है कि भाई आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करने को तैयार है। लेकिन जनता में इस बात में अभी भी यही स्थिति है कि जिस तरीके से उनका प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं और प्रत्याशी निकल कर के सामने आ रहे हैं। अब आप ही देखिए, आपके बाड़मेर के अंदर इन्होंने आपके ये है हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी के जो अध्यक्ष थे उमेद राम जी बेनीवाल, इनको तोड़कर अपना कैंडिडेट इनको बनाना पड़ा। अब कोशिश कर रहे हैं कि नागौर में उन बेनीवाल जी से इनका समझौता हो जाए। आपका बांसवाड़ा में बीएपी जो पार्टी है उसने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उनसे समझौता हो जाए। ये इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस पार्टी की कितनी दयनीय स्थिति हो गई है, और वो चुनाव मैदान तक क्या स्थिति होगी। मुझे तो डाउट लगता है कि वो ज्यादा आगे बढ़ पाए और कुछ कर पाए, और ये सब बातें उनके लिए नुकसानदायक ही साबित हो सकती है। जी, तो ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी की दयनीय स्थिति का संदेश जाएगा सीकर जिले में, या पार्टी के अध्यक्ष की मजबूती का जाएगा, या पार्टी के अध्यक्ष की लाचारगी का जाएगा, श्याम सुंदर शर्मा जी? क्योंकि जनता सोचती है और जवाब भी ढूंढती है। जो जनता कांग्रेस के कैंडिडेट का इंतजार कर रही थी, उसे अब ये सुनने को मिलेगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट होगा ही नहीं। तो एक तो जो कैंडिडेट की लिस्ट में वेटिंग में थे, उन लोगों का रिएक्शन, उनके समर्थकों का रिएक्शन,
और फिर वर्कर, आम आदमी जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है वो, या फिर जनता इतनी समझदार हो गई है कि वो कांग्रेस की भावना का सम्मान करते हुए इस समझौते को, इस फैसले को सिर आंखों पर रख लेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतरती या गोविंद सिंह डोटासरा खुद उतर जाते तो फिर देखिएगा केंद्र सरकार जिस प्रकार से ईडी सक्रिय हो रखी है, उनके बेटों के खिलाफ जो मामला दर्ज है वो उजागर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे केजरीवाल के साथ हुआ वैसे वहां भी हो सकता था। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आराम से देखिए राजेंद्र पारिक ने क्या, अब राजेंद्र पारिक नाराज नहीं होंगे, ना महादेव सिंह खंडेला नाराज होंगे, ना वीरेंद्र नाराज होगा, ना देखिएगा कि जिस प्रकार का अब दीपेंद्र जी को हराने के लिए जो कुछ हुआ सामने वो भी देखिएगा किसने खड़ा किया, ये भी जानू जी को अच्छी तरह से पता है। तो ये सब चीजें वहां की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो इस तरह से अंतर्कलह की स्थिति थी, भले ही वो प्रदेश के अध्यक्ष थे लेकिन जब सीकर में जाते थे तो सीकर वाले उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते थे। राजेंद्र पारिक ने जिस प्रकार से मीटिंग में फटकारा था, आपने देखा था वो नजारा कि भाई तेरा क्या मांगता है तू मेरे यहाँ पर। तो जिस तरह की स्थितियां थी वो सारी चीजें से छिपाने के लिए अगर अब चुनाव ही नहीं लड़ेगी कांग्रेस तो ये सब चीजें आएगी नहीं बाहर, और प्रदेश अध्यक्ष अपनी राजनीति को सुरक्षित तौर पे बचाने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई हार गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने तो सहयोग किया भाई, हम संगठन आप गठबंधन हम नहीं जिता पाए। लेकिन जिस प्रकार का माहौल चूरू और झुंझुनू में जो कुछ मिलेगा निश्चित रूप से उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा कांग्रेस को, मुझे लगता है, क्योंकि कांग्रेस के लोग चूरू और झुंझुनू में काम करने चले जाएंगे यहाँ वाले ज्यादा करके, क्योंकि आप वहां तो ज्यादा काम करने के लिए जगह मिलेगी नहीं। तो दोनों के दोनों फ्री हैं भाई, अगर अमरा राम के साथ बनती है तो अमरा राम का काम करो, नहीं तो तुम देखिए नया हमारा प्रत्याशी आया है जो भाजपा ने हमको दिया है तो हम उसके पक्ष में जाएंगे, या शीशराम ओला के लड़के जो विजेंद्र ओला है जो अब उनको किसको टिकट मिलता है देख लीजिएगा कि उसके बाद जाना है। तो देखिए तो कृष्ण कुमार जानू जी, श्याम सुंदर शर्मा जी जो बात बता रहे हैं, आपकी पार्टी जो है बीजेपी, उनके लिए कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो रास्ते ज्यादा चुनौतीपूर्ण होते, या अभी अमरा राम जी के होने से मतलब आपके लिए बेहतर क्या होता? देखो, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सामने आती तो आपने विधानसभाओं के चुनाव देखो चाहे लोकसभा का चुनाव देखो, वोट प्रतिशत के पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर रहती आई है। दोनों के पास बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं का स्ट्रक्चर है। वामपंथियों का सीकर की 2 से 3 विधानसभाओं में थोड़ा बहुत प्रभाव है और उन्होंने अपनी राजनीति को बड़ी मुश्किल से कांग्रेसियों ने स्थापित किया था, वामपंथियों को कंट्रोल किया था। अब अमरा राम जी को वापस ला करके, और डोटासरा जी ने कम्युनिस्टों को तो खाद बीज दिया है लेकिन खुद कांग्रेसियों को ही, कांग्रेस के युवा नेतृत्व को ही संभावनाओं को समाप्त किया है 5 साल के लिए। अब वो चुपचाप क्या करेंगे, उस निराशा का इंपैक्ट कहीं न कहीं झुंझुनू और चूरू में भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जैसा शर्मा जी कह रहे हैं कि वो जाकर वहां काम करेंगे, लेकिन जिस निराशा से वो वहां जाएंगे उसमें आशा की किरण भाजपा के लिए बनती है। ऐसे में अनुश्री जी, पार्टी के अध्यक्ष के लिए संदेश कैसा है? पार्टी के अध्यक्ष की छवि जो है उस पर क्या असर पड़ रहा है इससे? आप लोगों को, वर्कर को इस बात की चिंता होती है कि पार्टी के अध्यक्ष के गृह जिले में अगर पार्टी का वर्कर डिसअपॉइंट होता है, इस तरह से उनका मोटिवेशन कम होता है, तो फिर अध्यक्ष की साख प्रतिष्ठा उसका क्या होगा? मीना जी, बात ऐसी है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो डिसअपॉइंट हुआ, बातें भविष्य की हो रही है, हो जाएगा तो, या ऐसा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो नहीं, अभी की बात हो रही है, अभी आज इस फैसले से अभी की होगा नहीं, इस आज क्या होगा ये पूछा मैंने। हाँ, तो बिल्कुल कोई डिसअपॉइंट नहीं हो रहा है। बात रही साख की छवि की, तो प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरीके से लड़ा जाएगा, लड़ रहे हैं और हमारा गठबंधन है। मैं तो कह रही हूँ कि समस्या क्या है, अगर हमने गठबंधन में सीट दी है, हमारे समीकरण है, तो उसमें समस्या क्या है? आज अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बातें कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई अलायंस है। अगर इतनी मजबूत होती भारतीय जनता पार्टी तो खुद अकेले चुनाव लड़ती। अगर हमारा अलायंस है, हमने एक सीट दे दी, तो इसमें क्या समस्या है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है अनुश्री जी। श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या जनता भी इसी तरह से सोचेगी जैसे अनुश्री जी सोच रही हैं? क्योंकि सीकर सीट पर समझौता होने का मतलब सिर्फ एक सीट पर समझौता नहीं है।
सीकर सीट पर समझौता होने का मतलब पार्टी के अध्यक्ष की स्थिति का संदेश जाना है। पार्टी के अध्यक्ष की स्थिति कमजोर हुई, मजबूत हुई। पार्टी के अध्यक्ष की कार्यकर्ताओं से आशाएं और उम्मीदें कम हुई या बढ़ी, सवाल ये है। तो पूरी कांग्रेस पार्टी, एक तरफ तो आंतरिक गुटबाजी, दूसरी तरफ सीट चयन को लेकर कैंडिडेट्स है नहीं, इस तरह की बातें, और तीसरी तरफ शेखावाटी में आप किसी कांग्रेस के उम्मीदवार को छोड़कर आप अलायंस को लेकर आ रहे हो। शेखावाटी जैसे इलाके में सिर्फ उसका उस सीट पर असर नहीं है, आपने खुद कहा श्याम जी, आसपास की सीट पर भी उसका असर पड़ेगा। तो कांग्रेस की सीट चूरू जिले में राहुल कसवा को कितनी प्रभावित करेगी, यहाँ झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला को कितनी प्रभावित करेगी? देखिए मीना जी, जिस प्रकार अनुश्री जी कह रही थी कि हमने गठबंधन किया है, तो राहुल गांधी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी क्यों खड़ी हो रही है वहां पर? ये गठबंधन तो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ होगा, तो हम तो यहाँ तो गठबंधन कर रहे हैं कि हम तो उसके लिए सीट सुरक्षित करके छोड़ रहे जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हो रहे हो। तो देखिएगा, पता नहीं कैसा गठबंधन कहाँ कैसे क्या हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा चाहते थे कि हमारा कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़े, और वो यही कारण था कि वो सक्षम उम्मीदवार को खड़ा करके ये नहीं जताना चाहते थे कि देखिएगा कोई जाट नेता खड़ा हो गया मेरे सामने। और वो देखिए सीताराम लांबा थे, और सीताराम लांबा की दिल्ली में पकड़ थी, और अभी तो हमारे अध्यक्ष जी तो अभी सोनिया जी को जिता करके भेज करके और सर्टिफिकेट दे के आए हैं, करीब होने की, नजदीक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अगर ये हो जाता कि यहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा हो जाता सीताराम लांबा, तो उनकी जो सिफारिश की स्थिति सुदृढ़ होने वाली थी वो खत्म हो जाती। उनको भयभीत थे, इसलिए निश्चित तौर पे उन्होंने यहाँ पर समझौता करके कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा नहीं होने दिया। अब कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा नहीं होने दिया तो अब जानू जी की पार्टी को फायदा होगा या कम्युनिस्ट वाला जीतेगा, पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अमराराम ने यहाँ पर रह करके संघर्ष किया है। बीजेपी ने संघर्ष नहीं किया शेखावाटी में। शेखावाटी में निश्चित तौर पे आपने भी देखा था कि कई दिन तक जाम हुआ था, और किसानों की समस्याओं को लेकर के जयपुर में जिस प्रकार से पड़ाव डला था और समझौता हुआ था, ये सबसे ज्यादा अगर श्रेय जाता है तो अमराराम को जाता है। इसलिए बीजेपी भयभीत भी है कि भाई अमराराम वापस आ गया, अगर ये जीत गया तो फिर दिल्ली तक हमारी स्थिति को क्या करेगा, और जो 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतना चाहती है उस पर भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन शेखावाटी में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये चुनाव परिणाम के बाद अगर एनालिसिस करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन ये बात सही है कि माकपा जो मरी हुई थी, जहां पर अभी विधानसभा में कहीं देखने को नहीं मिल रही थी, अब वापस से सजीव होकर के पंचायत के चुनाव में और शहरी निकाय के चुनाव में एक नया समीकरण सामने आएगा। अभी बीजेपी को ये महसूस नहीं हो रहा कि देखिए माकपा के आने से उनको शेखावाटी में बाद में कितनी बड़ी तकलीफ आने वाली है पंचायत और शहरी निकाय का। ये तो केवल लोकसभा का चुनाव की बात कर रहे हैं कि भाई हम तो लोकसभा के चुनाव में तो ठीक ठाक है, हमारे तो अच्छा है, कांग्रेस कमजोर हो रही है, हमको फायदा हो रहा है। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद जब पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये तो जानू जी को पता है कि जानू जी तो ग्रामीण राजनीति करते हैं, वो ग्रामीण में किस तरह की स्थिति बनेगी अभी देखिए, अभी कह नहीं पा रहे। जानू जी को बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए शेखावाटी में ये एक नया प्रयोग कांग्रेस को तो डैमेज करेगा नहीं करेगा ये तो बात की बात है, क्योंकि वो तो गठबंधन में हो जाएंगे, क्योंकि पंचायत के चुनाव जीतने में सक्षम भी हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी को सीधे तौर पर चुनौती अगर दे दी दोनों ने मिलकर के, तो आने वाली राजनीति में एक नया संदेश जाने वाला है जो जानू जी कह नहीं पा रहे हैं। मेरे को जानू जी को बोलना चाहिए कि हम पंचायत के चुनाव में, शहरी निकाय के चुनाव में इनसे किस तरह का प्रतिफल मिलेगा वो तो आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए झुंझुनू में और चूरू में कांग्रेस के कार्यकर्ता जा सकेंगे, और उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देखिए मैं तो हम पार्टी का काम करने जा रहे हैं, वहाँ हम उनकी जरूरत है तो वहां जा सकते हैं। देखिए निश्चित तौर पर राजेंद्र पारीक की राजनीति में कमजोर कर दी। देखिए राजेंद्र पारीक की राजनीति निश्चित रूप से और उभर करके सामने आ सकती थी। आपने देखा लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच में खूब होता है, और देखते रहे थे, हम तो देख भी रहे थे, सारी बातें हो रही थी। महादेव सिंह खंडेला के बीच में भी ठीक ठाक नहीं था, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाहर तो प्रदेश अध्यक्ष कहलाते थे, सीकर में उनको प्रदेश अध्यक्ष को मानने के लिए तैयार नहीं होता था, उनकी बैठकों में कोई जाता नहीं था, अकेले घूमते फिरते थे। दीपेंद्र जी मानते नहीं थे, बाकी के लोग मानते नहीं थे, और भले ही नीम का थाना नया जिला बन गया हो, जानू जी आज भी सीकर की राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। नीम का थाने को तो कौन पूछता है, जिसका जिला बना है उनको थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा बाद में। लेकिन जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो आज नया वातावरण बना है, ये कह सकते हैं कि अभी तो बीजेपी खुश हो ले
लेकिन आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से नई चुनौती जो सामने आने वाली है वो नई राजनीति को खेल देगी और कांग्रेस को मजबूत करेगी या कमजोर करेगी ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन चुनाव में जब पंचायत चुनाव में जाएंगे तो बीजेपी अकेली रह जाएगी और कांग्रेस कम्युनिस्ट के साथ अगर चुनाव लड़के जीतेगी तो जिला प्रमुख भी बना पाएगी और बाकी के जैसे जिला प्रमुख पहले तो बीजेपी के अभी भी जिस तरह से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो ये बात सही है कि राहुल कसवा का चुनाव जीतना हारना वो भी बात अलग तय करेगा, लेकिन उनके परिवार की राजनीति बरकरार रहेगी। अब वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पहचाने जाएंगे। अब बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में राजेंद्र राठौड़ की राजनीति तो खत्म हो गई है। अब आने वाले समय में राजेंद्र राठौड़ तो शेखावटी में मुंह देख नहीं पाएंगे, वो तो कहीं और जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए बीजेपी की राजनीति में कुछ अंधकार, कुछ अलग तरह की राजनीति शुरू होने वाली है, जिसकी चिंता बीजेपी के नेताओं को करनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में अभी नेता नहीं कर पा रहे। वो तो आने वाला समय ही जग जाहिर कर पाएगा। तो लेकिन बीजेपी को शेखावाटी में घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी की रणनीति में जहां एक तरफ बीजेपी की एक टीम को तोड़ लिया गया है राहुल कसवा के साथ, दूसरी तरफ सीपीआईएम का सहारा ले लिया गया है और तीसरी तरफ बृजेंद्र ओला की मजबूत राजनीति बुनियाद पारंपरिक रूप से। तो ऐसे में शेखावाटी में जो घेराबंदी की गई है आपके विपक्षियों के द्वारा, कृष्ण कुमार जानू जी, वो घेराबंदी आपकी जो रणनीति और आपका जो आक्रामक तेवर है उसमें थोड़ा बहुत तो बीच में बाधा अड़चन डाल पाएगी, ऐसा लग रहा है आपको? देखो मीना जी, सीसराम जी के जाने के बाद झुंझुनू जिले में कांग्रेस लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाई, नहीं जीत पाई अच्छे से। चाहे उसमें विजेंद्र जी की पत्नी ने चुनाव लड़ा हो, चाहे पिछला चुनाव सरवण जी ने लड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार दोनों चुनाव 3 लाख के करीब मार्जिन से जीती है। सीकर में तो खुद कांग्रेस ही पलायन कर गई है। चूरू में भाजपा का चेहरा लाई है कांग्रेस, खुद के पास तो चेहरा ही नहीं था कांग्रेस के पास। कुल मिलाकर के अपनी कुर्बानी देकर कांग्रेस ने जैसे दिल्ली में आप आदमी को स्थापित किया और बाद में आप आदमी ने उनसे पंजाब छीन लिया और आज पंजाब में वो समझौता भी नहीं कर रहे, उनको आंखें दिखा रहे हैं। यहाँ वामपंथियों पर जो भरोसा यहाँ डोटासरा ने अपनी राजनीति बचाने के लिए कांग्रेस के युवाओं की राजनीति को अंधकार में धकेला है, उसका खामियाजा कांग्रेस को ज्यादा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस के जिस वोट बैंक पर आधारित होकर समीकरण जोड़े जा रहे हैं, श्याम सुंदर जी भी कह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का माइनॉरिटी वोट है उस पर अब क्राइसिस चलेगा कांग्रेस वर्सेस वामपंथियों के बीच। और इस डिवाइडेशन का लाभ भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की राजनीति को जरूर होगा और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि तीनों लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत स्थिति को प्राप्त होगी। राकेश वशिष्ठ जी, जो बात कृष्ण कुमार जानू जी ने कही है, कांग्रेस सवाल था एक, मैं आती हूँ राजेंद्र मधुकर जी आपके पास, राकेश वशिष्ठ जी के पास मैं आ रही हूँ आपके पास। राकेश वशिष्ठ जी, कृष्ण कुमार जानू जी ने जो बात कही है कि गोविंद सिंह डोटासरा अपनी व्यक्तिगत राजनीति बचाने में कामयाब हो गए, आप इसे उनकी कामयाबी मानते हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में? ये कामयाबी नहीं है मीना जी, ये उनकी खुद की तुष्टीकरण की नीति है। वो खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं, पार्टी के हित को नहीं देख रहे। वो हमने बीच में गठबंधन की राजनीति खूब देखी है, बीच में 10-15 साल केवल गठबंधन की राजनीति देखी और उसमें हमने जो महसूस किया कि जो बड़ा दल होता है, स्ट्रॉन्ग दल होता है, उसका छोटा दल जो उसका समझौता करता है, छोटा दल फायदे में रहता है और बड़े दल को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। तो वो आप उठा कर कहीं पर भी देख लीजिए। अब सीकर के अंदर क्या होने वाला है, आपने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को ये सीट दे दी। अब जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है पूरे जिले का, पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो मायूस होगा, निराश होगा और उसके सामने 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो दूसरे अपने किसी अन्य प्रत्याशी के क्षेत्र में चुनाव करने के लिए प्रचार चला जाए, या अगर वो नाखुश है, और ये भी हो सकता है समझौता होने पर ही जरूरी नहीं है कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो पूरा शिफ्ट हो जाए किसी कैंडिडेट को, चाहे वो भाजपा हो या कोई हो। समझौता करने पर कभी पूरा वोट बैंक शिफ्ट नहीं होता, उसमें से वोटों का डिवीजन तो हो जाता है। आपका जो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो पार्टी का जो मेंबर है, वो भले उनके साथ रहे, आम आदमी के सामने ऑप्शन खुला होता है कि इन दोनों में कौन अच्छा कैंडिडेट है, कौन बुरा कैंडिडेट है, उसके हिसाब से वोटों का बंटवारा होता है। इसका फायदा बीजेपी उम्मीदवार को भी हो सकता है। आज फिलहाल की तारीख में भाजपा को ये लोकसभा चुनाव जीतने हैं और उनका टारगेट कोई आगे का नहीं है। जैसे हमारे बड़े भाई श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि भाई अगले जो चुनाव, नगर पालिका के चुनाव या पंचायत के चुनाव में
ये जबकि स्थिति रणनीति देखी जाएगी क्या होगा। आज की तारीख में उनको पार्लियामेंट के चुनाव जीतने हैं और 2500 की 25 सीटें जीतने का उनका टारगेट है और उसके हिसाब से वो सारा काम अपनी रणनीति बना रहे हैं, अपने कैंडिडेट बना रहे हैं। अब आप ये देखिए कहाँ तो इस तरह की कांग्रेस में बात हो रही है। भाजपा अगली जो 10 सीटें जो घोषित होने वाली हैं उसमें से कम दो या तीन कैंडिडेट को महिला कैंडिडेट को उतारने वाली है, क्योंकि वो महिला जो मतदाता है प्रदेश का उसको ये संदेश देना चाहती है कि भाजपा ही उनकी केवल उनके हितों की रक्षा कर सकती है। हालांकि ज्योति मिर्जा को दिया एक टिकट अभी पहले 15 में से, लेकिन इसमें बाकी 10 सीटों में भी इस बात की चर्चा, हमारे धौलपुर की भी चर्चा हो रही है कि धौलपुर में शायद किसी महिला को दें चुनाव दें। तो ये एक रणनीति के तहत है। इसका डोटासरा जी ने अपना लाभ भले देख लिया हो, लेकिन इसका खामियाजा अगले जो चुनाव है 2 साल के बाद ही कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो आज कमजोर स्थिति में है और कमजोर स्थिति होगी और यहाँ का कार्यकर्ता निराश होकर के इधर उधर भटकने लगेगा, जैसा कि अब हो रहा है। लाइन लग रही है क्योंकि हर कार्यकर्ता ही चाहता है पार्टी का कि उसको सत्ता का लाभ मिले, सत्ता के रहे और सत्ता से चमकने के बाद ही वो अपनी राकेश जी, झुंझुनू में भी एक महिला के उतारे जाने की बीजेपी की तरफ से संभावनाएं ज्यादा है। ऐसे में शेखावाटी की 3 सीट पर एक महिला, एक खिलाड़ी, एक स्वामी, तीनों अलग अलग कॉम्बिनेशन, और इधर कांग्रेस पार्टी की 1 सीट बीजेपी से आया हुआ कैंडिडेट, एक परंपरागत पारिवारिक सीट और एक सीपीआईएम। राजेंद्र मधुकर जी, आप पहले कुछ बोल रहे थे। जी, मेरा सवाल कृष्ण कुमार जी जानू से है। फिराक जलालपुरी का एक शेर है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। राहुल कस्बा का जाना क्या ये प्रतिशोध है या पश्चाताप है? राहुल कस्बा जिन सवालों को छोड़कर गए हैं उन्हीं सवालों में इस बात का उत्तर है। कोई आदमी पार्टी में काम करता है, पार्टी उसके साथ न्याय कर रही है, अन्याय कर रही है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसके सवालों का जवाब दे तो आदमी समझ जाता है। आज स्पीकर का कार्यकर्ता यही तो पूछ रहा है कि वामपंथियों के लिए सीट क्यों छोड़ी जा रही है, हम किस लिए काम करेंगे कांग्रेस में। जो सवाल आप चूरू में खोज रहे हैं वही उत्तर लोग सीकर में पूछ रहे हैं कि कांग्रेस में काम करने वाला आदमी सीकर कांग्रेस के लिए काम क्यों करेगा। लेकिन दानू जी, आप रविंद्र सिंह भाटी को मना रहे हैं, चंद्रभान सिंह आक्या को मना रहे हैं, आप बाबू सिंह राठौड़ को मना रहे हैं कि क्या ये माने कि राहुल कस्बा को मनाने में सक्षम नहीं हो सके या वहां तक सूचना नहीं पहुंची या फिर प्रतिशोध ही लेना था? देखिए, राहुल कस्बा केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बात उन शब्दों के साथ नहीं पहुंचा सके जिससे वो अपनी बात समझा पाते। और आपने देखा होगा उसके बाद राजस्थान के प्रभारी महामंत्री अरुण सिंह जी भी बदले हैं। कहीं कहीं विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के निर्णयों के बीच में उसके बाद की संशोधित सूचियां आपने पार्टी की देखी हैं। सतीश जी को हरियाणा का प्रभारी बनाया है, अरुण सिंह जी को भी हमने दक्षिण भारत में भेजा है और यहाँ राजस्थान में भी नए प्रभारी बनकर आए हैं। तो कहीं कहीं हमसे जो गलतियां हो रही हैं, हम 2500 जीतने के लिए उसके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और राहुल कस्बा का जो डैमेज हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है वो हमारे सांसद हैं। वो जिस बिंदुओं पर नाराज होकर गए हैं वो बिंदु अपनी जगह हो सकते हैं। वहां के 3,30,000 की जो जीत थी लगातार राहुल कस्बा के दूसरे चुनाव की, 6 बार वहां भाजपा जीती है, वहां भाजपा का अपना प्रभाव भी है, राहुल कस्बा की अपनी भूमिका हो सकती है। कांग्रेस तो हमारे प्रत्याशी के कंधे पर आई है, खुद के जमीन पर उनकी स्थिति क्या है वो 3,30,000 का पिछले चुनाव का अंतर बता रहा है। मुझे लगता है अभी विषय राहुल कस्बा नहीं है, अभी विषय है गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस पार्टी और उनका अलायंस के साथ समझौते से कांग्रेस पार्टी में उत्साह, मोटिवेशन क्या होगा, उसका बीजेपी के चुनाव परिणाम पे असर क्या पड़ेगा, ये विषय है। राकेश वशिष्ठ जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं तो थोड़ा एक मिनट में राहुल कस्बा जी के बारे में कहना चाह रहा हूँ। काफी बीच बीच में चर्चा आ जाती है और कुछ नहीं है। राहुल कस्बा जी का परिवार का 30 साल से लगातार प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़े नेता हैं, उनके फादर बड़े नेता हैं, उनका वहां के कार्यकर्ताओं को प्रभाव है। अभी उनकी जो स्थिति दिख रही है, बड़ी स्ट्रांग स्थिति दिख रही है। हमारे श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि
देखो क्या क्या हो जाएगा। अभी सामने दूसरा कैंडिडेट तो उतरा ही नहीं उनके। असली स्थिति जब पता लगेगा, जब भाजपा अपना कैंडिडेट तो उतारेगी, उसका कैंपेन शुरू होगा। राकेश जी वहां देवेंद्र झाझड़िया देवेंद्र झाझड़िया जो स्पोर्ट्स देवेंद्र झाझड़िया को उतार दिया। सॉरी हाँ हाँ जब भी तो रूट के गए अब लेकिन हाँ यस मान ली लेकिन मेरा मानना ये है, अब तक के जितने चुनाव हुए हैं उनमें भाजपा से विद्रोह करके कोई भी चुनाव जीत पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल, टेढ़ी खींच है। अब तक जितने चुनाव हुए हैं, मैं बलराज मधोक से उठा करके उठा लो, घनश्याम तिवारी तक आप आ जाइए, उन्होंने भाजपा का संगठन ने जिसने भी मुंह मोड़ा है वो उससे अलग ही हुआ है, खत्म ही हुआ है। घनश्याम तिवारी जी बहुत बड़े दिग्गज नेता थे भाजपा के, अलग पार्टी बना ली, 16,000 वोट आई। अब वापस में उनको फिर भाजपा में आना पड़ा, क्योंकि भाजपा एक रणनीतिक तय तौर काम करती है। जब उनको लगता है कि ये है तो वो अपने सारे जो संगठन है, उनके RSS है, विद्यार्थी परिषद है, वो सबको इस काम के लिए लगाती है कि पूरी ताकत लगाएं कि ये कैंडिडेट जरूर हारना चाहिए, चाहे कोई हारे या ना हारे। राकेश जी ने राकेश जी कृष्ण कुमार जानू जी की एक बात गौर करने लायक है कि जो हमसे गलतियां हुई यानी बीजेपी से, उनके करेक्शन पार्टी ने शुरू कर दिए हैं, अरुण सिंह को, सतीश पूनिया जी को इधर उधर करके। राकेश वशिष्ठ जी, ये जो बात है, ये बात यहाँ पर घनश्याम तिवारी का आपने जिक्र किया। कौन सोच रहा था कि घनश्याम तिवारी जी ने जहां तक वो पहुंच गए थे उसके बाद वो राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में पहुंच जाएंगे। तो बीजेपी जो करेक्शन करने का सिलसिला जारी रखती है कि घनश्याम जी के साथ भी गलत हुआ और उसे करेक्ट किया गया, समय के साथ किया गया, और उस समय किया गया जिससे कि उसका असर इस चुनाव पर पड़े। तो ये जो करेक्शन की आदत बीजेपी में है, कांग्रेस उस करेक्शन की आदत से दूर चली गई है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी दूर चले गए हैं, कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए हैं। तो कोई बात नहीं, सवाल ये श्याम सुंदर शर्मा जी कि कांग्रेस पार्टी करेक्शन की दिशा में आगे बढ़नी चाहिए और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत किया जाना चाहिए, इस पर सोचने की बजाय अगर अपनी व्यक्तिगत, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा अकेला उदाहरण नहीं है, इससे पहले अशोक गहलोत अपनी व्यक्तिगत राजनीति के चलते कांग्रेस की लीडरशिप को किस तरह से खत्म करते रहे हैं। माफ कीजिएगा, बहुत डेरोगेटरी लगता है कुछ लोगों को ये कहना, लेकिन जब हम प्रदेश की और पार्टी की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, तो हमें ईमानदारी से कुछ बातें करनी चाहिए। इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप तैयार नहीं हो पाई क्योंकि बड़े नेताओं ने लीडरशिप तैयार नहीं होने दी। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अशोक गहलोत के साथ रहकर ये सबसे पहले सीखा क्या श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिएगा कि राजनीति में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए हर राजनीति व्यक्ति करता है। अब जानू जी कह रहे कि बीजेपी ने तो अपनी भूल सुधार कर ली, इसका मतलब अरुण सिंह की स्थिति ठीक नहीं थी। प्रेम सिंह बाजोर तो बन गए जानू जी जाने से पहले। प्रेम सिंह बाजोर किसकी सिफारिश पे बने ये तो आपको पता होगा अंदर से। तो प्रेम सिंह बाजोर को क्यों बनाया, ये भी पता है कि आप शेखावटी की राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए बनाया उनको। वो खुद चुनाव हार गए जिस तरह से हारना चाहिए था, मोदी से चुनाव हारे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल आप बार बार कह रहे हैं, देखिए गोविंद सिंह डोटासरा जिस स्थिति से उठे हैं, जो बिल्कुल वो तो के एक्सीडेंटल हैं, प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित नहीं है, मनोनीत हैं, वो तो एकदम से ऐसी स्थिति आ पड़ी कि किसको बनाया जाए, ढूंढो किसी को तो सबसे ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि वो किधर भी घुमाओ उधर घूम जाएंगे। जो राज्य मंत्री रह करके अगर प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाले हुआ रहा, वो स्थिति क्या होगी उस प्रदेश अध्यक्ष की? प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति स्ट्रांग नहीं है। मैं तो जानता हूँ कि वो जिलाध्यक्ष कब बनाए गए थे और फिर उसके बाद कैसे वो बने, और नारायण सिंह जी ने हाथ पकड़ के, और वो किस तरह की राजनीति, शुरुआत में राजनीति तो बहुत अलग तरह की थी उनकी। तो निश्चित तौर पर देखिएगा वो स्थापित होना चाहते हैं और सीकर के लोग स्थापित नहीं होने देना चाहते। इसलिए उन्होंने कहा लोकसभा के चुनाव में मेरा कैंडिडेट होगा तो मुझे तो यहाँ काम करना ही पड़ेगा मजबूरी में। अब मैं, क्योंकि मेरा कैंडिडेट नहीं है, मैं राजस्थान में घूमूंगा 24 लोकसभा क्षेत्रों में और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करूंगा। तो ये देखिएगा, यही तो बात है कि अशोक गहलोत के बेटे ने उनकी फोटो लगाना मुनासिब नहीं समझा। इतना बड़ा प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद अगर प्रदेश अध्यक्ष की फोटो लगाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा कतराता हो कि नहीं उसकी फोटो लगाएंगे तो हमारे यहाँ तो स्थिति खराब हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि राजस्थान की राजनीति में
फिर सीकर में तो आपको पता है कि बैठक में इस तरह से झाड़ देते थे, नहीं तुम्हारा क्या लेना देना यहाँ की पंचायत में लेने। तो राजेंद्र पारिक के साथ, महादेव सिंह खंडेला के साथ या नारायण सिंह के साथ, नारायण सिंह के बेटे के साथ क्या स्थिति सब बन रही है। आप तो राजनीति बहुत करीब से जानते हो शेखावटी की राजनीति में। अब वो गोविंद सिंह डोटासरा का उत्पत्ति हो जाने के बाद इस अस्तित्व में आ जाना कि मंत्री बनने ही नहीं दिया किसी को, खुद मंत्री नहीं बना तो दूसरे को मंत्री नहीं बनने दिया। आप जब तक अशोक गहलोत की सरकार है कोई मंत्री नहीं बना। वो अपने तौर तरीके से सारी राजनीति करते थे और वो आज भी चाहते हैं कि आने वाले समय में मैं ही राजनीति करूं, चाहे भले भजनलाल जी की सरकार हो। भजनलाल जी भी देखिएगा कि क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से उनको सपोर्ट करते हैं, अंदर से उनका मकान खाली नहीं कराया, भले चाहे कुछ भी हो। तो ये परिस्थितियां देखिएगा अलग अलग तरीके है और वो धारने की कोशिश करते हैं। उनके बेटे के खिलाफ है मामला, ईडी जो देखिएगा जिस तरह से आप कह रहे थे आयकर विभाग और ईडी ने जिस तरह का हुआ था, उनके बेटे के खिलाफ, 2 बेटे हैं उनके, कलाम इंस्टीट्यूट का मामला सामने आता है। जानू जी बोले नहीं कि कलाम इंस्टीट्यूट में किस तरह के व्यवहार मिला, किस तरह की पर्ची मिली, क्योंकि अगर चुनाव लड़वा देते उनको या उनके बेटे को तो फिर वो पर्चियां वगैरह सब जिस तरह से केजरीवाल गए उनको जाना पड़ जाता तो दिक्कत हो जाती, उनके बेटे को जाना पड़ता तो उनका परिवार की स्थिति खराब हो सकती थी। और सवाल ये भी है श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाल ये भी है कि क्यों उनका परिवार जाएगा। सवाल ये भी है कि राजेंद्र पारिक, नारायण सिंह, आपके जो बाकी यहाँ शेखावटी के लोग हैं, खंडेला, महादेव सिंह खंडेला, सीताराम लांबा, ये राजेंद्र मधुकर जी, अगर ये इतने सारे नाम भी तो लो आप जी, दीपेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम भी तो लो जिन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया था इनको, पूर्व अध्यक्ष, बिल्कुल बिल्कुल, जो पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज शेखावटी के नेता, उन सब से सीकर की बात जी, सीकर की बात करें तो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन जब लोकसभा संसदीय क्षेत्र बनता है तो चौमू इसमें शामिल हो जाता है और फतेहपुर झुंझुनू में चला जाता है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि आप शुरू कीजिएगा धोद से, कि धोद में परसमन कोरदिया एक दिग्गज नेता है, वो गोविंद सिंह डोटासरा की उनकी दोनों की अदावत है। धोद, फिर सीकर विधानसभा क्षेत्र की बात जहां मैं बैठा हूं वहां राजेंद्र पारिक के दोनों के बीच में रहा, मैं सीकर हूं, ये बोले मैं सीकर हूं, दोनों की अदावत और उनका झगड़ा, उनका वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने बहुत चटकारे के साथ मजे लिए। दिग्गज नेता नारायण सिंह जो कि दातारामगढ़ से, मूल मैं दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हूँ, वहां 7 बार के जीते हुए नारायण सिंह दिग्गज नेता माने जाते हैं। 1972 से लगातार राजनीति में सक्रिय, उनका बेटा भी है, वो नहीं चाहता है कि गोविंद सिंह डोटासरा बड़ा नेता बने, वो कैसे सपोर्ट करेंगे। महादेव सिंह खंडेला जो खंडेला से कैसे सपोर्ट करेंगे। दीपेंद्र सिंह खुद सचिन पायलट के खेमे से आते हैं, श्रीमाधोपुर से, वो भी नहीं करेंगे। नीम का थाना सुरेश मोदी खुद सचिन पायलट के खेमे में आते हैं। यानी गोविंद सिंह डोटासरा के भले ही वो बड़ा नाम है, डोटासरा के अपने सपाट बयानी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अंदर खाने में अंतर कला है वो स्पष्ट देखी जा सकती है। तो राजेंद्र जी सवाल ये है कि अगर पहले से ही अपने घर में ही इतना विरोध है तो इस लोकसभा सीट के ऐलान के बाद वो विरोध और कितना बढ़ेगा। वो पहले ये विरोध केवल नेताओं तक था, लेकिन अब तमाम कार्यकर्ता रुष्ट हो गए हैं। तो इसलिए रुष्ट हो गए हैं, धोद में कम्युनिस्ट और कांग्रेस की टक्कर है, दातारामगढ़ में कम्युनिस्ट और कांग्रेस आमने सामने है। तो आप बताइएगा कि एक तरफ वहां विधानसभा में आप चुनाव लड़ रहे हैं और पाले मारते हैं, यादव शेखावटी में पाला मारना कितना, इस खेमे में ये आ गया, उस खेमे में ये आ गया, और यहाँ तक कि मतलब अगर कम्युनिस्ट की कोई मेडिकल स्टोर है तो कांग्रेस वाले उसे टेबलेट नहीं खरीदेंगे, वहां मेडिकल स्टोर पर नहीं जाएंगे। तो इतनी बड़ी जो अदावत है, मुझे लगता नहीं कि इस तरह के सामंजस्य से बैठ पाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो कतई नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी तो लड़ाई इनसे है मूलतः, और हम कैसे इनको स्वीकार कर लें। ये तो आप तनुश्री से सवाल करें। जी तनुश्री जी, सवाल ये है कि पार्टी का कार्यकर्ता अगर नाराज होता है तो पार्टी अपने अलायंस को जीत कैसे दिलाएगी। जी देखिए मीना जी, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं हुआ है। मैंने पहले भी ये कहा था कि ये हमारा निर्णय है, गठबंधन है, और जिस तरीके से जो निर्णय लिए गए हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की साख हो, तो वो भविष्य में देखी जाएगी कि किस तरीके से हमारा जो निर्णय है वो सफल हुआ है। आज सिर्फ चर्चा चल रही है कि
ऐसा हुआ है या वैसा होगा, लेकिन जो हमारा निर्णय है, हर पार्टी का अपना निर्णय होता है कि वो किस तरीके से चुनाव लड़े। अभी कृष्ण कुमार जानू जी भी ये बात कह रहे थे कि झुंझुनू की जो राहुल कसवा जी की ये बात कर रहे थे, तो मैं इनको बता दूं कि इन्होंने खुद ने हमारी विचारधारा को अपने पास ले रखा है। हमारे कितने प्रत्याशी जो हमारी पार्टी के लोग थे वो इन्होंने उतारे, तो इस चीज की तो बात ये ना ही करें। और रही बात गठबंधन की, शीर्ष नेतृत्व पे हमारा गठबंधन है और ये हमारी पार्टी का निर्णय है कि कैसे क्या करना है। रही बात पार्टी के कार्यकर्ता की, तो कोई नाराज नहीं है। जी 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 बिल्कुल, तो कोई नाराजगी नहीं है। राजेंद्र मधुकर जी ठीक से देख लीजिएगा आप वहां पर शेखावाटी में बैठकर, आपको लगता है तनुश्री जी इसको रणनीति माने, इसको षड्यंत्र माने या इसको हार माने? जी जी जीत मानिए ना आप, इसको समीकरण है, ये तो भविष्य तय करेगा और हर पार्टी अपना अपना समीकरण तय करती है कि चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा। जी समीकरण तो समीकरण तय कर लिए हैं राजेंद्र मधुकर जी। राकेश वशिष्ठ जी आपके पास आती हूँ आखिरी सवाल के लिए। अध्यक्ष की पारी जब कोई भी पार्टी का नेता तय करता है, अपनी पारी पूरी करता है, तो उसके कई फैसले उसके अहम फैसलों में माने जाते हैं। जब अध्यक्ष के इस फैसले को, गोविंद सिंह डोटासरा के इस फैसले को याद किया जाएगा, उनके अध्यक्षीय काल के, तो उनके अध्यक्षीय काल में उनका ये फैसला उनके व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन के लिए किस तरह का साबित होगा? देखो मीना जी, मैं श्याम सुंदर जी की इस बात से सहमत हूँ कि डोटासरा जी कभी भी इतने बड़े नेता नहीं रहे, प्रदेश स्तर के नेता के रूप में रहे हो। ये एक्सीडेंटली ही प्रेसिडेंट बने हैं और एक्सीडेंटली ही मिनिस्टर बने और पावरफुल मिनिस्टर बने। ये कांग्रेस की क्या अंदरूनी राजनीति थी, क्या था, ये तो कांग्रेस वालों को ही ज्यादा पता है। और उनके रहने या ना रहने से पार्टी को कोई ज्यादा ना तो लाभ हो रहा और ना कोई नुकसान हो रहा। इसलिए इनके कार्यकाल को तो एक सामान्य कार्यकाल के रूप में ही भले याद किया जा सके, और इससे कोई पार्टी का भला भी नहीं हो रहा इनसे कि इनके ज्यादा सक्रिय होने से पार्टी को कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला हो या निष्क्रिय रहने से इनके आपका कहीं नुकसान हो रहा हो। ये केवल अपने अध्यक्ष पद को ही सुशोभित कर रहे हैं और इसको मानकर चल रहे हैं कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मैं जो कर सकता हूं कर रहा हूं। अब यहाँ के टिकटों में बंटवारा में इनकी चल रही है, अच्छी बात है, प्रदेश के अध्यक्ष है तो इससे, लेकिन इन चुनावों के बाद जो नतीजे आएंगे ये इनके लिए बड़ी कष्टकारक होंगे, दुखदायी होंगे। कांग्रेस पार्टी इनका क्या करती है क्या नहीं करती ये तो है। हाँ इतना जरूर है, अगर 2-1 सीट ही जीत गए हैं तो अपनी उपस्थिति को थोड़ा मजबूत कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कहीं इस दिशा में ही कोई काम कर पाएंगे और इनका कुछ हो रहा है, क्योंकि इनका जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा बड़ा विवादों का रहा, चाहे वो इनके परिवार के लोगों का उसमें चयन आरपीएससी के थ्रू रहा हो, चाहे वो मंत्री पद पर रहते हुए इनका रहा हो, तो ये सब बातें उनके लिए नेगेटिव है और राजनीति में लंबे रेस के घोड़े के हिसाब से नहीं है। जी हाँ, और इनका कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला भी नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश रहती है कि आज समाज में जो कुछ हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट बने पार्टी के, ऐसा वरिष्ठों का कहना है, और एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट बनकर वो अपनी ही सीट को, अपनी ही राजनीति को सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारी जो है प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की, उसमें उनकी सफलता नजर अभी नहीं आ रही है। उनके फैसलों में कांग्रेस पार्टी का जो राजस्थान की कांग्रेस में और लोकसभा के चुनावों में किस तरह से प्रदर्शन रहेगा, ये देखना काफी अहम होगा। आज न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।